गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, हैप्पी मकर संक्रांति, हैप्पी बिहू, हैप्पी पोंगल, हैप्पी लोहड़ी, सब कुछ हैप्पी हैप्पी। गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं आज मकर संक्रांति के लिए। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं आज चूड़ा दही के लिए। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं आज खिचड़ी के लिए। हैप्पी 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 बर्थडे नहीं बच्चा, मेरा बर्थडे कल है 16 जनवरी। आप लोगों ने एडवांस बर्थडे विश किया। कल है मेरा बर्थडे, एडवांस में विश करने के लिए आपको एडवांस में धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। 16 जैन 16 जनवरी को मैं पैदा लिया। 16 जनवरी 1969 को मैं पैदा लिया, 1969। तो मैं कल 55 साल का हो जाऊंगा और 56 में प्रवेश कर जाऊंगा। सो थैंक यू मेरे बुढ़ापे के लिए, थैंक यू मेरे और ज़्यादा बूढ़े होने के लिए। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। बच्चा पार्टी क्लास शुरू किया जाए, चैट को समाप्त किया जाए, ठीक है। और आज आप सभी लोग, उम्मीद है केजीएस की तरफ से आपको सूचना मिल गई होगी। आज 5:30 बजे से 5:30 से यूपीएससी के तैयारी की स्ट्रेटेजी और स्पेशली सोशियोलॉजी ऑप्शनल फोकस्ड एक सेमिनार रखा गया है 5:30 बजे ऑनलाइन, जो मैं लेने वाला हूं। सोशियोलॉजी ऑप्शनल फोकस्ड यूपीएससी की स्ट्रेटेजी पर एक सेमिनार रखा गया है आज 5:30 से 5:30 बजे से, जिसको मैं लेने वाला हूं। और आप सभी उसमें सादर आमंत्रित हैं, क्योंकि आज से ही एक नया बैच शुरू किया जा रहा है सोशियोलॉजी ऑप्शनल के लिए। ओके, सो थैंक यू। आज से क्लास शुरू करते हैं हम लोग। चलिए हम लोग जीएस पढ़ रहे हैं, हम लोग पेपर 2 पढ़ रहे हैं। हम लोग पेपर 2 में एक खंड है सोशल जस्टिस, हम लोग उसी खंड को पढ़ रहे हैं। और सोशल जस्टिस में एक आपका चैप्टर है वुल्नरेबल सेक्शन, वुल्नरेबल कैटेगरी, अति संवेदनशील वर्ग, अति संवेदनशील समूह। और इसमें हम लोगों ने अभी तक, ये सबसे बड़ा चैप्टर है इसका बच्चा, ठीक है। और इसमें अभी तक हम लोगों ने अल्पसंख्यक को पढ़ लिया है, जनजाति को पढ़ लिया है, ट्रांसजेंडर को पढ़ लिया है, दिव्यांग को पढ़ लिया है, वृद्ध को पढ़ लिया है। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? कुछ बच्चों ने कहा आवाज ठीक से नहीं आ रही थी। अब आवाज आ रही है? अब आवाज आ रही है? अब आवाज आ रही है? आवाज ओके है? साउंड ओके है? एक बार लिखिए आप। क्लियर क्लियर क्लियर। चलिए चलिए शुरू करते हैं हम लोग। हाँ, वृद्ध पढ़ लिए हम लोग, दिव्यांग पढ़ लिए हम लोग, ट्रांसजेंडर पढ़ लिए, अल्पसंख्यक पढ़ लिए, जनजाति पढ़ लिए। आज हम एक और वल्नरेबल सेक्शन को पढ़ने जा रहे हैं। और यहां से एक बार प्रश्न पूछा है यूपीएससी ने
बच्चे, अति संवेदनशील वर्ग बच्चे, आपके स्क्रीन पर है बच्चा, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। अति संवेदनशील वर्ग बच्चे, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे आपके सामने हम देखते हैं। हेडिंग डाल दीजिए अति संवेदनशील वर्ग बच्चे। इसमें जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तो आपके सामने है डायमेंशन, जो मैंने खींच दिया। देखिए, एक तो होगा बच्चा का अर्थ स्वरूप, जान लेना चाहिए ये बच्चा कहते किसको हैं, भारत में इनकी संख्या कितनी है, क्या इनका स्वरूप है। और दूसरा डायमेंशन है हमारा, एक डायमेंशन है अर्थ और स्वरूप, दूसरा डायमेंशन है हमारा इनके लिए समस्याएं। फिर बच्चा को हम अति संवेदनशील वर्ग क्यों कह रहे हैं, निश्चित तौर पर कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स है, या निश्चित तौर पर ये ऐसा सेक्शन है जिसके प्रति समाज को संवेदनशील होना चाहिए। और जब हम संवेदनशील कहते हैं का मतलब हुआ कमजोर, मतलब हुआ वैसा समुदाय जिसके लिए कुछ विशेष प्रयास करने की जरूरत है। इसलिए इनके साथ क्या समस्याएं हैं या इनकी संवेदनशीलता का क्या स्वरूप है भारत में बच्चों का, वो हम लोग एक अलग डायमेंशन में देखेंगे। और इसके बाद एक तीसरा डायमेंशन है, इनकी समस्याओं के लिए क्या उत्तरदायी कारण है, इनकी संवेदनशीलता के लिए क्या उत्तरदायी कारण है। ठीक है, ये हम लोग देखेंगे। बच्चे कह रहे हैं कि पीछे का टॉपिक बचा हुआ है, वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण पढ़ना है। एक मिनट, वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण पढ़ना है, पिछले टॉपिक का कंप्लीट नहीं हुआ था, तो आप उसको लगाइए, जरा सा लगा दीजिए। 2 मिनट बच्चा, और चैट लगा दीजिए, बच्चों से मैं कंफर्म कर लूंगा। चैट ओपन कीजिए, बस वेट 1 मिनट वेट कीजिए आप, वेट 1 मिनट ओनली। सॉरी, मेरे दिमाग में था कि मैं कंप्लीट करा दिया। नेशनल सिटीजन फॉर स्कीम 2000 कहां से पढ़ना था बच्चा, एक आदमी लिखे। बस 1 मिनट वेट करो। ठीक है, योजनागत प्रयास, बच्चे बोल रहे हैं उनकी पॉलिसी पढ़नी है। ओहो, नेशनल पॉलिसी हो गया है। मेरा सवाल उसका आप जवाब दीजिएगा तो मैं पकड़ लूंगा। आज 4 क्लास है बच्चा, मैं 1 क्लास लेके आया हूं, अभी आपका ले रहा हूं, फिर 3 बजे से एक लूंगा, फिर 5:30 बजे से एक तीसरा चौथा लूंगा, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, सो एक्सट्रीमली सॉरी इसके लिए। मेरा प्रश्न है कि नेशनल पॉलिसी फॉर सीनियर सिटीजन हम लोगों ने पढ़ लिया है। नेशनल पॉलिसी फॉर सीनियर सिटीजन
हम लोगों ने पढ़ लिया है। वृद्धों के लिए राष्ट्रीय नीति, नेशनल पॉलिसी फॉर ओल्डर पर्सन्स 1999, नेशनल पॉलिसी फॉर ओल्डर पर्सन 1999 हम लोगों ने पढ़ लिया है। यस 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 यस, उसके आगे योजनाएं पढ़ानी है, राइट, ध्यान में आ गया। और मैं इसके ऊपर मैं अभी जस्ट लगाता हूं स्लाइड और आपको पढ़ाता हूं। 1 मिनट वेट कीजिए। सामने स्क्रीन पर है जो दिख रहा है। मेरे ख्याल से जब भी मैं क्लास पढ़ाता हूं तो कमिंग क्लास का टॉपिक मैं सामने लाकर रख देता हूं। यदि यहीं से शुरू करना है तो थोड़ा सा आप लोग यस लिख करके डाल दीजिए, थोड़ा आप लोग यस लिख करके डाल दीजिए। हो गया, चलिए। सॉरी, मैं सोचा आज नया पढ़ाना है और नया मैं शुरू कर दिया, इसलिए चिंता मत कीजिए। अभी हम लोग इसको शुरू करते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर है वृद्धों के लिए क्या संवैधानिक और वैधानिक प्रयास है और कौन कौन सी संस्थाएं काम कर रही है, कौन कौन सी एजेंसियां काम कर रही है, ये पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। डन। उनके लिए क्या पॉलिसी है, उनके लिए नेशनल पॉलिसी क्या बनाई गई, वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। 1999 में उनके लिए एक राष्ट्रीय नीति का निर्माण किया जाता है, 99-2000 में, वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। और अब उनके लिए योजनागत प्रयास हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और आपके सामने स्क्रीन पर है पहला वरिष्ठ नागरिक कल्याणार्थ राष्ट्रीय कार्य योजना संबंधी स्कीम 2020, नेशनल एक्शन प्लान फॉर सीनियर सिटीजन 2020। ये 2020 में इनके लिए एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की जाती है बच्चा। इट्स कॉल्ड NAP सीनियर सिटीजन। ध्यान से देखो, नेशनल एक्शन प्लान फॉर सीनियर सिटीजन। डन। सबसे पहले तो ये हम जान जाएं कि ये है क्या, फिर इसको लिखेंगे हम लोग।
ये एक अम्ब्रेला योजना है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा संचालित एक अम्ब्रेला योजना है जिसको 2020 में शुरू किया गया, अप्रैल 2020 में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य था कि अलग अलग जो वृद्धों के लिए योजनाएं चलाई जा रही है, बहुत सारी योजनाओं के दोहराव से बचना और विभिन्न योजनाओं को इंटीग्रेट करके वृद्धों के लिए कल्याण को सुचारू रूप से चलाना, इस कॉल इंटीग्रेटेड, ठीक है, प्लान, एकीकृत योजना फॉर सीनियर सिटीजन, एकीकृत योजना फॉर सीनियर सिटीजन, ऐसे नाम दिया गया, नेशनल एक्शन प्लान फॉर सीनियर सिटीजन। ठीक है, इसके अंतर्गत 4 योजनाएं मुख्य रूप से चलाई जाती है। इंटीग्रेटेड प्लान फॉर सीनियर सिटीजन, स्टेट एक्शन प्लान फॉर सीनियर सिटीजन, और एक है CWM, जो भी क्या उसको हम कहेंगे, हम उसको कहेंगे जो अन्य डिपार्टमेंट है भारत सरकार की, जो मिनिस्ट्री है, उनके साथ एक अभिसरण कार्यक्रम ये चलाया जा रहा है। और एक है जो NISD के माध्यम से जो भी इसको ये योजनाएं चलाई जाती है उसको कवरेज करने का परियोजना। इस तरीके से विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के द्वारा जो वृद्धों के लिए कल्याण का काम किया जा रहा, उसमें दोहराव से बचा जाए और सबको एकीकृत करके उन तक मैक्सिमम लाभ को पहुंचाया जाए। यह है 2020 का इस योजना का उद्देश्य। ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं और थोड़ा थोड़ा लिख लेते हैं। पहले लिखिए, आप नीचे की तरफ एरो दीजिए और एरो देकर के लिखिए एक अम्ब्रेला स्कीम। यह एक अम्ब्रेला स्कीम है, पहला पॉइंट, यह एक अम्ब्रेला स्कीम है जिसको एक ही में कर दीजिए, जिसको 1 अप्रैल 2020 से लागू किया गया है। इसके अंतर्गत 4 उप स्कीम को शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत 4 उप स्कीम को शामिल किया गया है। डैश 1 नंबर IPSRC, आप इसी तरह से लिखोगे अच्छा रहेगा जैसा स्क्रीन पर लिखा हुआ है। IP कैपिटल S स्मॉल r और C, समझ में आ गया होगा। इंटीग्रेटेड प्लान फॉर सीनियर सिटीजन, यहां भी ये सीनियर सिटीजन है, यहां भी ये सीनियर सिटीजन है, याद रहेगा। यहां भी ये सीनियर कैपिटल S स्मॉल r सीनियर है और सिटीजन है। इंटीग्रेटेड प्लान फॉर सीनियर सिटीजन, ठीक है। स्टेट एक्शन प्लान फॉर सीनियर सिटीजन, इस तरीके से आप लिखिए। IPSRC, SAP दूसरा है SRC, तीसरा है CWM SRC और चौथा है NISD के माध्यम से, NISD के माध्यम से NAP SRC, नेशनल एक्शन प्लान फॉर सीनियर सिटीजन, नेशनल एक्शन प्लान फॉर सीनियर सिटीजन। ये जो ऊपर का नाम है, इस पूरे प्लान का जो हमने नाम दिया था हेडिंग, NISD के माध्यम से नेशनल एक्शन प्लान फॉर सीनियर सिटीजन के अंतर्गत अन्य परियोजनाएं, राइट, अन्य परियोजनाएं, ओके। ये है, इसको एरो मत देना बच्चा, पहला चेंज करके लिखो, आप हेडिंग डालो 1 नंबर पॉइंट, पहला वाला जो 4 आपने बनाया उसका पहला वाला है एकीकृत वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम योजना।
इंटीग्रेटेड प्लान फॉर सीनियर सिटीजन, इंटीग्रेटेड प्लान फॉर सीनियर सिटीजन, आप लिखते जाइए। 2020 का है, नया है, इस पर फोकस्ड है सरकार, इसलिए इस पर कहीं ना कहीं घुमा फिरा करके आपसे सवाल बनेगा। एकीकृत वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम योजना, इंटीग्रेटेड प्लान फॉर सीनियर सिटीजन, वरिष्ठ नागरिकों कौमा विशेषतः निर्धन वरिष्ठ नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए आप लिखना शुरू करें, लिखते रहे। वरिष्ठ नागरिकों कौमा विशेषतः निर्धन वरिष्ठ नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए कौमा बुनियादी सुविधाओं सेमीकोलन जैसे डैश आश्रय मतलब रहने का घर, भोजन, चिकित्सा देखभाल और मनोरंजन के अवसर प्रदान किया जाएगा। भोजन, रहने का घर, बूढ़े हैं तो बीमार ज्यादा पड़ेंगे, सो मेडिकल फैसिलिटी और एंटरटेनमेंट, एकाकीपन के शिकार हैं, अकेले हैं, अलगावित है, उनका एंटरटेनमेंट भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्रदान किया जाएगा। राइट, प्रदान किया जाएगा। सेकेंड पॉइंट, उत्पादक एवं सक्रिय वृद्धावस्था को प्रोत्साहित किया जाएगा। उपरोक्त योजना के तहत एकीकृत वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम योजना के तहत पहला पॉइंट है। दूसरा है उत्पादक एवं सक्रिय वृद्धावस्था को प्रोत्साहन दिया जाएगा। उत्पादन मतलब वो भी कुछ कंट्रीब्यूट कर सके, वो भी कुछ कमा सके, और सक्रिय मतलब वो एक्टिव रह सके, इसके लिए कुछ 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 उनसे काम करवाया जाएगा, कुछ पैसा भी उनको मिलेगा। एकदम अलग थलग पड़ जाएंगे उचित नहीं है, तो इस सामाजिक जीवन में उनकी सक्रियता को निश्चित किया जाए। और तीसरा है इन स्थितियों में सुधार लाने के लिए गृहों की स्थापना की जाएगी। इन स्थितियों में सुधार लाने के लिए गृहों की स्थापना, उसको हम आश्रय गृह कह सकते हैं, नागरिक गृह कह सकते हैं, वरिष्ठ नागरिक गृह कह सकते हैं, गृहों की स्थापना की जाएगी। ठीक है, नीचे की तरफ एरो दो दे दिए, आप लिखो एकीकृत वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम योजना के अंतर्गत, एकीकृत वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम योजना के अंतर्गत परियोजना लागत का परियोजना लागत का 100% तक अनुदान निम्नलिखित परियोजनाओं को दिया जाएगा। 100% तक अनुदान निम्नलिखित परियोजनाओं को दिया जाएगा। डैश, नीचे की तरफ एरो। पहला है 25 निराश्रित वरिष्ठ नागरिकों को, निराश्रित मतलब जिनका कोई आश्रय नहीं है, 25 निराश्रित वरिष्ठ नागरिकों को भोजन देखभाल सुविधा, भोजन कौमा देखभाल सुविधा और आश्रय प्रदान करने के लिए, आश्रय प्रदान करने के लिए वरिष्ठ नागरिक गृह का निर्माण किया जाएगा। वरिष्ठ नागरिक गृह का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, इसके अंतर्गत एक ये हो गया बच्चा। अब महिलाओं के लिए आ जाओ, वृद्ध महिलाओं के लिए सेकेंड पॉइंट, 50 वृद्ध महिलाओं को, 50 वृद्ध महिलाओं को, ब्रैकेट में लिख दो, संसद आदर्श ग्राम योजना, संसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत आने वाली वृद्ध महिलाओं सहित, इसमें वो भी इंक्लूड है,
संसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत आने वाली वृद्ध महिलाओं सहित 50 वृद्ध महिलाओं को 25 प्लस 50 सहित ब्रैकेट बंद भोजन कौमा देखभाल और आश्रय प्रदान करने के लिए वरिष्ठ नागरिक गृह का निर्माण किया जाएगा। वरिष्ठ नागरिक गृह का निर्माण किया जाएगा। इसमें हो गया भोजन देखभाल और आश्रय, राइट। अब आ जाइए कुछ मेडिकल। तीसरा पॉइंट, सतत नर्सिंग देखभाल की जरूरत वाले सतत नर्सिंग देखभाल की जरूरत वाले अल्जाइमर की बीमारी अल्जाइमर की बीमारी या डिमेंशिया से पीड़ित न्यूनतम वरिष्ठ नागरिकों के लिए कौमा जो ग्रामीण अलग थलग एवं पिछड़े क्षेत्रों में रह रहे हैं, जो ग्रामीण अलग अलग एवं पिछड़े क्षेत्रों में रह रहे हैं, कौमा चिकित्सा सुविधा प्रदान किया जाएगा। चिकित्सा सुविधा प्रदान किया जाएगा। ओके। चौथा पॉइंट, प्रति माह न्यूनतम 50 वरिष्ठ नागरिकों के लिए फिजियोथेरेपी क्लिनिक की व्यवस्था की जाएगी। फिजियोथेरेपी क्लिनिक की व्यवस्था की जाएगी। आप जानते हो कि फिजियोथेरेपी की सबसे ज्यादा जरूरत वृद्धों को पड़ती है, तो उनके लिए एक स्पेशल क्लिनिक की व्यवस्था की जाएगी। ये है इस योजना के अंतर्गत आने वाली 4 प्रमुख बातें, जिसमें 25 वृद्धों को आश्रय देखभाल आवास, राइट, भोजन, 50 महिला वृद्धों को आश्रय भोजन आवास देखभाल, और फिर 3 नंबर और 4 नंबर पॉइंट है बच्चा उनके चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था। अलग से इस पर पॉइंट दे दिया गया है, देखभाल तो पीछे चल ही रहा है। ये इस योजना के प्रमुख पहलू है। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है उस पे हम आ जाते हैं। सेकंड पॉइंट में हम लोगों ने लिखा था स्टेट एक्शन प्लान फॉर सीनियर सिटीजन, याद है, राज्य वरिष्ठ नागरिक कार्य योजना। राज्य वरिष्ठ नागरिक कार्य योजना लिखिए आप इसी तरीके से, हेडिंग दीजिए। 2 नंबर पॉइंट राज्य, आप ऐसे बॉक्स में भी डाल सकते हो, आपके देखने में कॉपी में अच्छा लगेगा बच्चा। राज्य वरिष्ठ नागरिक कार्य योजना, स्टेट एक्शन प्लान फॉर सीनियर सिटीजन लिखिए। इसमें प्रत्येक राज्य ऑब्लिक संघ राज्य क्षेत्र से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने स्थानीय पहलुओं को ध्यान में रखते हुए वह अपने स्थानीय पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, कौमा, अपनी आवश्यकता अनुसार योजना और नीति बनाएंगे तथा अपने वरिष्ठ नागरिकों के कल्याणार्थ
राज्य कार्य योजना बनाकर उनकी बेहतरी के लिए काम करेंगे। राज्य कार्य योजना बनाकर उनकी बेहतरी के लिए कार्य करेंगे। बस इसमें इतना ही। सेम सारी चीजें जो हमारे पहले पॉइंट पे है, जो नेशनल गवर्नमेंट कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट, राज्यों से अपेक्षा की जाती है कि राज्य भी ऐसा ही करेंगे। ये है इसका। तीसरा, जो अन्य डिपार्टमेंट है, अन्य मिनिस्ट्री है, उस संदर्भ में है तीसरा। अभी तो अम्ब्रेला, इसी तरीके से आप बॉक्स में ले सकते हो। वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के क्षेत्र में, वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के क्षेत्र में भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों ऑब्लिक विभागों के पहल कार्यों के साथ अभिसरण, कंपोजिशन, ठीक है, CWM SRC, CWM SRC, ठीक है। इसमें बस एक लाइन लिख दो, NAPSRC, नेशनल एक्शन प्लान फॉर सीनियर सिटीजन, ने वरिष्ठ नागरिकों के लाभार्थ या वरिष्ठ नागरिकों के कल्याणार्थ विभिन्न विभागों द्वारा किए जाने वाले पहल कार्यों की पहचान की है, पहल कार्यों की पहचान की है, ठीक है। क्या क्या अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग मिनिस्ट्री कर रही है वृद्धों के लिए, उसको आइडेंटिफाई किया गया है। और दोहराव न हो उससे बचने के लिए इनको अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज बांट करके काम करवाने पर बल दिया जाए। क्लियर है ना? मैंने पहले भी कहा था कि 90 के दशक के बाद ये देखा गया कि विभिन्न योजनाएं अलग अलग मंत्रालयों द्वारा संचालित की जाती है, अलग अलग विभागों द्वारा संचालित की जाती है, और उसमें बहुत ज्यादा रिसोर्स खत्म होता है। तो उन रिसोर्स को बचाने के लिए और उन योजनाओं का समुचित लाभ लक्षित समूह तक पहुंचाने के लिए 90 के बाद बल दिया जाने लगा। उसी का एक पार्ट है अम्ब्रेला योजना, जिसको हमने कहा। सेकंड पॉइंट में लिखो, इन पहल कार्यों के दोहराव से बचने के लिए इनको विभागवार बांटा जाएगा। और इसे विभिन्न विभागों के आपसी सहयोग से, विभिन्न डिपार्टमेंट के आपसी सहयोग से उनकी वार्षिक कार्य योजनाओं में शामिल करने हेतु भेजा जाएगा। उनकी वार्षिक कार्य योजनाओं में शामिल करने हेतु भेजा जाएगा। डन। ठीक है। चौथा पॉइंट जो हम लोगों का चौथा था, 1 2 3 4, पहला जो मुख्य योजना है, एकीकृत योजना है, उसके तहत क्या क्या किया जाएगा। तो मैंने कहा था पुरुषों के लिए आश्रय भोजन की व्यवस्था, इसमें 25 को दिया जाएगा, इसके लिए वरिष्ठ नागरिक गृह का निर्माण किया जाएगा। 50 महिलाओं के लिए सेम चीज, उनके चिकित्सा के लिए 2 पॉइंट हमने दिया था, फिजियोथेरेपी और प्लस बीमारियों से रक्षा के लिए।
4 पॉइंट हमारे पहले में था। जो दूसरा ओपी स्कीम है जिसमें स्टेट से अपेक्षा की जाती है कि वो सब लागू करे। जो तीसरा ओपी स्कीम है इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज जो चीजें हैं उसको इंटीग्रेट करने पर बल दिया जा रहा है। और जो चौथा है आपके सामने स्क्रीन पर है बच्चा, वरिष्ठ नागरिकों के कल्याणार्थ आशयित और एनआईएसटी के माध्यम से NAPSRC नेशनल एक्शन प्लान जो मेन योजना का नाम था, NAPSRC के स्कोप एवं कवरेज के अंतर्गत आने वाले जैसे डैश मीडिया कॉमा पक्ष समर्थन कॉमा क्षमता निर्माण कॉमा अनुसंधान और अध्ययन कॉमा प्रायोगिक एवं अन्य परियोजना। ये चौथा है, इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बस सिंपली हम इसको लिख देंगे। ये है बच्चा 2020 की एक सबसे नई योजना जो वृद्धों के लिए चलाई जा रही है। इसके बारे में हमें 4-5-6 लाइन का ज्ञान जरूर होना चाहिए और जरूरत पड़ी तो हम इसमें 5-6 लाइन यानी 50 शब्द हमें लिखने की क्षमता इसमें होनी चाहिए। हमारे पास कम से कम 200 शब्द है और अभी जो हम लोगों ने लिखा है इसमें 200 शब्द से अधिक है, तो हम आराम से 50 शब्द इसमें से निकाल सकते हैं। इसके बारे में एक ब्रीफ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो हमारा अगला योजना है, हेडिंग डालिए, आपके सामने स्क्रीन पर है। अलग अलग टॉपिक बनाते जाइए, TOPIC टॉपिक, क्योंकि पहले ही हम लोगों ने समीक्षा कर दिया है। राष्ट्रीय वयोश्री योजना, राष्ट्रीय वयोश्री योजना, राष्ट्रीय वयोश्री योजना, बीच से नीचे की तरफ एरो दो, लिखो PDF नोट्स, आप लिखो PDF नोट्स। ठीक है, राष्ट्रीय वयोश्री योजना का मतलब हुआ इस योजना के अंतर्गत जो किया जाता है कि जो भी हमारे वृद्ध हैं हमारे समाज के, ठीक है, उनको जो दिव्यांग हैं, जो उनकी दुर्बलता है, जिस किसी किस्म की उनकी शारीरिक समस्या है, उनको निःशुल्क उपकरण बांटा जाता है। ठीक है, अगर देखने से संबंधित समस्या है तो देखने के लिए जो भी उनका चश्मा लेंस होगा वो दिया जाएगा। अगर दिव्यांगता से संबंधित समस्या है तो जो उनको चेयर मिलता है, जो उनको छड़ी स्टिक मिलता है सेंसर वाली, वो सारी चीजें दी जाएगी। सुनने से संबंधित समस्या है तो सुनने का जो मशीन आजकल आता है वो उनको निःशुल्क वितरण किया जाएगा। और इस योजना के तहत महिलाओं को वरीयता दी जाएगी, बच्चा, महिलाओं को वरीयता दी जाएगी। ठीक है, और ये योजना आज भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा संचालित की जा रही है। इसमें 4-5 पॉइंट यही है, मतलब मैंने पहले भी कहा था कि जो भी सरकार की योजनाएं होगी वो 4-5 चीजों पे ही फोकस्ड होगी। वृद्धों को जो शारीरिक सशक्तिकरण है उस पर फोकस्ड, और शारीरिक सशक्तिकरण के लिए क्या करना होगा, उपचार की व्यवस्था, थेरेपी की व्यवस्था, ये सारी चीजें जिससे उनका शारीरिक सशक्तिकरण संभव हो, प्लस जो भी उनके लिए उपकरण है उनको किसी न किसी रूप में उपलब्ध कराया जाए, फ्री में उपलब्ध कराया जाए, गरीबों के लिए सब्सिडाइज रेट पर उपलब्ध कराया जाए, एक पहलू हो गया। दूसरा, उनकी क्या जरूरत होती है, भोजन वस्त्र आवास
आर्थिक सशक्तिकरण हो, ये उनको किया जाए। शैक्षिक की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, आर्थिक सशक्तिकरण किया जाए। तीसरा उनकी जरूरत होती है अकेलेपन की समस्या का समाधान किया जाए, तो मनोरंजन किया जाए, आदि आदि। ये 3-4 चीजों पे ही फोकस्ड योजनाएं उनकी चलाई जा रही है। आर्थिक सशक्तिकरण के लिए पेंशन आदि पर बल देने के लिए योजनाएं चलाई जा रही है, पेंशन की व्यवस्था को सुनिश्चित किया जा रहा है, ये सारी चीजें उनके लिए है। तो जो वयोश्री योजना है वो उनके शारीरिक सशक्तिकरण पर फोकस्ड है, मैंने आपको बता दिया। केवल बस एक नजर डाल देते हैं, पीडीएफ नोट्स में हम आपको इसको दे देंगे। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित यह एक केंद्र सरकार द्वारा पूर्णतया वित्त पोषित योजना है, सेंट्रल प्रोग्राम है, 100% सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, जिसका कार्यान्वयन वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष से किया जाता है। इसके तहत योग्य वरिष्ठ नागरिकों को उनकी दिव्यांगता या दुर्बलता के अनुसार निःशुल्क उपकरण, दृष्टि प्रवरण, दिव्यांगता संबंधी प्रदान किए जाएंगे। इस योजना के तहत महिलाओं को वरीयता दी जाएगी। ठीक है बच्चा, ये है आपका वयोश्री योजना। प्रत्येक जिले में 30% लाभार्थी महिलाएं होंगी और इसके अंतर्गत वर्तमान में 373 जिलों में कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। लास्ट जो रिपोर्ट थी उसके अनुसार 373 जिलों में वर्तमान में कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और उनको निःशुल्क उपकरण बांटा जा रहा है। ठीक है, इस योजना के तहत उनका शारीरिक सशक्तिकरण हो गया। अब चलिए उनका आर्थिक सशक्तिकरण। और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सबसे पहले तो कानून बना करके ये व्यवस्था कर ही दिया गया, पीछे हम लोगों ने पढ़ लिया कि उनको अपने बच्चों से मेंटेनेंस पाने का अधिकार होगा। तो क्या क्या कानूनी प्रावधान है उसको हम लोगों ने देख लिया। इसके अलावा आर्थिक सशक्तिकरण के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं वो प्रयास पेंशन फोकस्ड है। पेंशन की उनकी व्यवस्था कर दी जाए। अब उनसे काम तो नहीं करवाया जाएगा ना, उनको रोजगार दिया जाए, उनको रोजगार सृजन कार्यक्रम चलाया जाए, उनका कौशल विकास किया जाए, ये इंपॉर्टेंट अब नहीं है। अब बस आराम से बैठकर खाना खाएं, वो इंजॉय करें, इसके लिए व्यवस्था की जाए। तो व्यवस्था है पेंशन। एक वृद्ध ऐसे हैं जो बहुत अमीर हैं और वृद्धावस्था का अच्छा खासा पेंशन पाते हैं, गवर्नमेंट जॉब में रहे, उनके यहां चिंता नहीं है। एक हैं जो बिल्कुल गरीब है, बिल्कुल गरीब है, मजदूरी करते हैं और ऑलरेडी वृद्ध हो चुके हैं, तो अब उनके लिए कोई स्कीम नहीं लाया जा सकता है। अब तो बस सरकार उनको पेंशन की राशि देती रहे और इसके लिए 1995 से ही एक पेंशन योजना चलाई जाती है, इसको इंदिरा राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। ठीक है, बट कब तक चलाई जाएगी? लोग बूढ़े होते जाएंगे। अब आने वाले समय में तो बूढ़ों की संख्या 20% होगी, इसे आंकड़े हम लोग पढ़ लिए हैं। आने वाले समय में अभी तो 8.5% है, अभी भी सारे वृद्धों को सरकार पेंशन नहीं दे पाती इंदिरा पेंशन योजना के तहत। इसको एनईपी भी कहा जाता है, नहीं दे पाती है। बट 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 ऐसी नौबत नहीं आए और अपने से उनको पेंशन मिलता रहे, इसके लिए एक अटल पेंशन योजना शुरू की गई हमारी इस नई सरकार के द्वारा, बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा। और इसमें कहा गया कि जो भी व्यक्ति 20 साल का हो चुका है उस इस योजना का पार्ट बन सकता है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद अटल योजना शुरू की गई और फिर बाद में ऐसा महसूस किया गया कि इस अटल योजना से भी कुछ और जरूरत है कुछ लोगों की बेनिफिट देने की, तो एक और नई योजनाएं 2017 में शुरू की गई, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, इस तरीके से ये 3 प्रमुख योजनाएं हैं जो वृद्धों को पेंशन की समुचित व्यवस्था करके वृद्धों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए प्रयासरत है। राइट, प्रयासरत है। इसलिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं बच्चा, टॉपिक है आपका इंदिरा राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। इसको हम राष्ट्रीय पेंशन योजना भी कहते हैं। इंदिरा राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। ठीक है,
इसको हम नेशनल पेंशन स्कीम के नाम से भी जानते हैं, तो ब्रैकेट में आप कर सकते हैं NAP। NAP पहले 95 में शुरू किया गया था, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के नाम से था, और बाद में जाकर के ये इंदिरा गांधी का नाम हटा दिया गया और इसको नेशनल पेंशन स्कीम का नाम दिया गया। डन। 1995 अंडरलाइन, नीचे की तरफ एरो दो और एरो देकर के लिखो PDF नोट्स। डन। PDF नोट्स ये क्या है भाई? तो हमारे भारत के जो BPL के लोग हैं, ये ऐसे ध्यान में रखो, तो 1995 में शुरू किया गया एक केंद्र प्रायोजित योजना है, ठीक है, बट इसका वित्त पोषण केंद्र और राज्य मिलकर करते हैं। इसमें जो भी BPL के अंतर्गत आने वाले वृद्ध हैं उनको पेंशन दिया जाता है। ये पेंशन की राशि 500 से बढ़कर 1500 तक, 2000 तक है, बट इसमें पूरे में 50% जो है वो केंद्र सरकार वहन करता है। 50% केंद्र सरकार वहन करता है। मैक्सिमम 500 रुपया केंद्र सरकार देगा। अगर 500 रुपया ही दिया जा रहा है तो 250 केंद्र और 250 राज्य। अगर 1000 दिया जा रहा है तो 250 केंद्र 250 राज्य। बट अगर राज्य की इच्छा है कि नहीं हम 1500 दे, तो 500 केंद्र और 1000 राज्य। 1000 में 500 केंद्र 500 राज्य। लेकिन अगर 1000 की जगह 1500 दिया जा रहा तो 500 केंद्र देगा, 1000 राज्य देगा। अगर राज्य ने डिसाइड किया कि नहीं, मैं अपने राज्य के वृद्धों को वृद्धा पेंशन, BPL वृद्धों को वृद्धा पेंशन 2000 दूंगा, तो केंद्र 500 ही देगा। बच्चा ध्यान रहे, 1500 राज्य को देना पड़ेगा। इसलिए अलग अलग राज्यों में इसकी राशि अलग अलग है, ठीक है। और इस तरीके से इसका फंड आता है और BPL के अंतर्गत आने वाले वृद्धों को, गरीब वृद्धों को, BPL मतलब गरीब, पेंशन दिया जाता है, ठीक है। चलेगा, एक नजर डाल लें। 15 अगस्त 1995 को शुरू एक केंद्र प्रायोजित योजना, जिसका वित्त पोषण केंद्र और राज्य मिलकर करते हैं। BPL परिवार के 60 वर्ष के ऊपर तथा 79 वर्ष तक की आयु के सभी व्यक्तियों को 500 से 1000 तक 500 रुपए केंद्र सरकार द्वारा तथा शेष राज्य द्वारा की वित्तीय सहायता देने का प्रावधान। अलग अलग राज्यों में यह राशि अलग अलग है, ओके। 80% 80 वर्ष आयु के ऊपर के लोगों को 800 रुपए प्रति माह वित्तीय सहायता का प्रावधान। जो 80 प्लस के हैं वो 800 रुपए वित्तीय सहायता प्रति माह देने का प्रावधान, ठीक है। इसमें भी 500 गवर्नमेंट देगा और बाकी जो है वो राज्य देगी। BPL के ऊपर के वरिष्ठ नागरिक भी, अगर 800 है तो 400 केंद्र 400 राज्य, 1000 है तो 500 केंद्र 500 राज्य, 80 प्लस वालों को। BPL के ऊपर के वरिष्ठ नागरिक भी राज्य सरकार से वृद्धावस्था पेंशन की राशि प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान में इस योजना से लगभग 249 करोड़ लोग लाभान्वित हो रहे हैं बच्चा, यानी 249 करोड़ वृद्धों को इस पेंशन योजना के में शामिल किया गया है और उनको सरकार 1000 रुपया, 800, 1500, 1200 पेंशन दे रही है। पेंशन दे रही है। क्लियर है? कोई दिक्कत समझने में किसी भी तरह की? डन। हमारे यहां मैंने पहले भी कहा था बच्चा कि भारत में वृद्ध जो हैं वो लगभग 10 करोड़, 10.5 करोड़ 2011 की जनगणना के अनुसार। अब बढ़ गए हैं, बट फिर भी हम 10.5 11 करोड़ अगर वृद्ध मानते हैं तो लगभग 2.5 करोड़ वृद्ध जो हैं वो इस BPL के तहत इंदिरा गांधी पेंशन योजना या नेशनल पेंशन योजना के तहत शामिल हो गए, ठीक है। अब बाकी बचे कौन?
जो बीपीएल के नहीं हैं, जो बीपीएल से ऊपर हैं, या जो अभी वृद्ध नहीं हुए, अब ध्यान दो, जो बीपीएल में नहीं है या जो वृद्ध नहीं हुए, दो चीजें। तो सबसे पहले हम आते हैं जो वृद्ध नहीं हुए, उनका क्या किया जाए। तो जो वृद्ध नहीं हुए हैं उनके लिए एक व्यवस्था की गई, एक योजना शुरू की गई बच्चा, वो है 2.49, इसमें आ गए, काफी हद तक वृद्ध को कवरेज मिल गया। जो वृद्ध नहीं है, वृद्ध होने वाले हैं आगे एक समय में, उनकी वृद्धावस्था पेंशन को सुनिश्चित करना जरूरी है। सरकार ने प्रयास किया एक योजना के तहत कि जो भी आदमी अपने वृद्ध होने पर वृद्धावस्था पेंशन लेना चाहता है, आगे आए। इस तरह की व्यवस्था करने का काम सरकार का होगा, यानी सरकार एक ऐसा सिस्टम बनाएगी, एक सपोर्ट करेगी जिसमें आपको इस तरह की व्यवस्था मिल जाएगी। क्या सिस्टम करेगी सरकार भाई? तो सरकार ने एक योजना शुरू किया, इसको अटल पेंशन योजना, उनके लिए कवरेज देना। अटल पेंशन योजना, इस योजना में सरकार क्या करेगी, क्या कर रही है? सरकार इसको सबसे पहले तो 2015 में सरकार ने शुरू किया। इसमें स्पेशली उन लोगों पर फोकस किया गया जो असंगठित क्षेत्र में काम करते, ठीक है, और वृद्ध होने वाले, वृद्ध हुए नहीं है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, ऑर्गेनाइज सेक्टर में यदि हैं और ठीक ठाक उनको रिटायरमेंट के बाद पैसा मिलेगा तो उनके लिए बहुत ज्यादा चिंता नहीं है। अभी तो पहले उनके लिए चिंता है जो असंगठित क्षेत्र में है, जिनकी सैलरी 12,000, 14,000, 15,000 है और रिटायरमेंट के बाद कहीं कुछ कट नहीं रहा है जिससे कि कुछ उनको मिलने वाला है। रिटायरमेंट के बाद उनको कोई पेंशन नहीं मिलने वाला, कोई पैसा नहीं मिलने वाला। पहले उनको फिर दायरे में रखा जाए, क्योंकि आने वाले समय में वो वृद्ध होंगे तो कम से कम उनकी वृद्धावस्था को सुरक्षित किया जा सके। इसी के लिए अटल पेंशन योजना लाया गया, ठीक है। और असंगठित क्षेत्र के उन लोगों को इसमें शामिल किया गया जो इनकम टैक्स स्लैब से बाहर है, जो इनकम टैक्स पे नहीं कर रहे हैं, मतलब जिनकी बहुत मिनिमम इनकम है, इनको पेंशन का लाभ नहीं मिलता है, न मिलने की संभावना है, न उनको पेंशन के दायरे में लाना, ठीक है। इस स्कीम के तहत किया गया बच्चा कि अगर कोई भी आदमी जिसकी उम्र 18 साल से 40 साल के बीच में है, ठीक है, और जिनके पास बैंक खाता है, वो इस योजना में शामिल हो सकते हैं। अगर आपकी उम्र 18 साल है तो आप इस योजना में शामिल हो सकते हो, बट 40 साल तक ही शामिल होंगे, 40 के बाद आप इसमें शामिल नहीं हो सकते हो। यानी ये योजना वर्तमान भारत के उन नागरिकों के लिए है जो इनकम टैक्स स्लैब से बाहर हैं, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं और जिनका एज 18 से 40। बड़ा क्लियर है, गरीब है, और गरीब है, वृद्ध होंगे तो फिर सरकार को इंदिरा गांधी पेंशन स्कीम के तहत या नेशनल पेंशन स्कीम के तहत उनको पेंशन देना होगा। सरकार पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा और वृद्धों की संख्या बढ़ने वाली है, तो क्यों ना कुछ इस तरह से व्यवस्था की जाए कि वो खुद अपना वृद्धा पेंशन का जुगाड़ कर ले। इसमें सरकार बस थोड़ा सपोर्ट कर दे। सरकार ने कहा कि यदि आप असंगठित क्षेत्र से हैं, यदि आप इनकम टैक्स नहीं देते हैं और यदि आपकी उम्र 18 से 40 वर्ष है तो आप आगे आइए, और 20 साल तक आप कुछ अंशदान कीजिए। सरकार ने इसके लिए इंश्योरेंस कंपनी को क्लब कर लिया। एक तरह से आप पैसा जमा कीजिए 20 साल तक। अगर आप पर मंथ 100 रुपया जमा करेंगे, समझ में आ रहा, तो सरकार भी 50 रुपया देगी। सरकार भी 50 रुपया देगी। पर मंथ अगर आप 200 रुपया जमा करते तो सरकार 100 रुपया देगी, पर सरकार ये काम मात्र 5 वर्ष तक करेगी, बाकी आप करते रहिए। तो आप अगर पर मंथ 100 रुपया जमा करेंगे, अगर आप पर मंथ 200 रुपया जमा करेंगे, 250 जमा करेंगे, तो सरकार 250 देगी। सरकार 250 देगी,
तो आपको महीने का हो गया 500 जमा, 12 महीने का हो गया 6000 जमा। अब देखो सरकार का फॉर्मूला, 12 महीने में आपने जमा कर दिया 6000, 6000 मान लीजिए कि 6 साल में सरकार ने गवर्नमेंट के साथ टाई अप किया कि 6 साल में, 6 साल में वो 6000 12000 हो जाएगा, और 6 साल में फिर यानी 12 साल में वो 12000 24000 हो जाएगा, और फिर 6-7 साल में यानी 18 साल में वो 24000 42000 हो जाएगा। अगर हम फिक्स करते हैं ना डबल के लिए, मान लीजिए आपका पैसा, सरकार ने एक मोटिवेशन दिया और आपका पैसा फिक्स हो गया बैंक में, वो पैसा आपका फिक्स हो गया, बारह हजार 6 महीने में, 6 साल में, 12 साल में 24000, 18 साल में 48000। उसी तरीके से दूसरी वाला 18 साल में 48000 हो गया, उसी तरीके से तीसरे वाला 48000 हो गया। समझ में आ रहा मेरी बात? और वो जुड़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा। आपने दिया 20 साल, तो जो 20वां साल दिया वो 48000 नहीं हुआ, बट टेक्निकल अगर 10 साल का भी अगर हम करते हैं, 15 साल का भी अगर हम करते हैं, तो आपका लगभग 12-15 लाख रुपया जमा हो गया, फिक्स डिपॉजिट हो गया। 10-12 लाख रुपया अगर जमा हो जाता है, 10 लाख रुपया आपका फिक्स डिपॉजिट, तो आपको 2000 3000 4000 रुपया महीना तो मिलेगा ही मिलेगा, 5000 तक। तो सरकार आपको चॉइस देगी कि आप 60 वर्ष की आयु के बाद, अगर आपने 18 साल में लिया, 20 साल तक जमा करना है, तो आपका एज के हिसाब से आपका ईएमआई फिक्स कर दिया जाएगा। 18 साल में लिया आपने या 20 साल में आपने लिया, तो 40 साल तक उम्र तक आप जमा करेंगे, तो 40 साल के बाद नेक्स्ट 20 साल तक तो पैसा सरकार के पास रहेगा। तो अगर 20 साल की उम्र में जमा कर रहे हैं, तो आपका जो ईएमआई बनेगा, मान लीजिए कि आपके पास चॉइस रहेगा कि आप 60 वर्ष की उम्र पूरा होने के बाद 1000 रुपया महीना पाना चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं। जिस दिन आपका 60 साल का उम्र होगा, आपको पेंशन मिलना शुरू होगा। पेंशन की रकम आप क्या चाहते हैं, 1000 महीना, 2000 महीना, 3000 महीना, 4000 महीना, 5000 महीना, 5000 तक आपको डिसाइड करना। आपने तय किया कि नहीं, हम 5000 रुपया महीना चाहते हैं, तो उसी के हिसाब से आपका ईएमआई तय होगा, यानी पर मंथ आपको जो कंट्रीब्यूट करना होगा उसी के हिसाब से तय होगा। अगर 5000 चाहते हैं, तो आपको पर मंथ 200 रुपया कंट्रीब्यूट करना होगा। एक एग्जाम्पल दे रहे, बहुत कम है, 160 रुपया, 170 रुपया, 125 रुपया, और एक महीने में 160 रुपया निकालना बच्चा कोई टफ काम नहीं है। और 5 साल तक सरकार 50% देगी। मान लीजिए कि आपने 200 रुपया का टारगेट किया, 5000 रुपया महीना आपको लेना है, तो 200 रुपया के हिसाब से आपने पर मंथ जमा करना शुरू कर दिया। अगर आप 20 साल की उम्र से जमा करना है, तो 200 की जगह 150 लिया जाएगा। लेकिन अगर आपने 40 साल की उम्र से जमा करना शुरू किया, क्योंकि जिसकी उम्र 40 साल हो चुकी है वो भी भाग ले सकता है, जिसकी उम्र 35 है वो भी भाग ले सकता है, जिसकी उम्र 20 है वो भी भाग ले सकता है। मिनिमम 18 तक और मैक्सिमम 40 तक। जो 45 साल का है वो भाग नहीं ले सकता बच्चा, क्योंकि 20 साल तक जमा करना है। 45 वाला 20 साल तक जमा करेगा तो 65 का उम्र का हो जाएगा, तो सरकार 60 की उम्र से कैसे पेंशन दे सकती है। क्लियर? तो 40 साल तक मैक्सिमम अगर आपकी उम्र है, तो आप अटल पेंशन योजना में शामिल हो सकते हैं। मिनिमम 18 साल की उम्र है, तो आप अटल पेंशन योजना में शामिल हो सकते हैं। 50 रुपया, 60 रुपया, 100 रुपया, 150 रुपया महीना, यही लगभग राशि आपको पर मंथ जमा करनी होगी। 20 साल तक आप जमा कर देंगे। 20 साल तक जमा करने के बाद छोड़ दीजिए। जैसे ही आपकी उम्र 60 साल होगी, आपको अगले महीने से ही, यानी 60 प्लस से ही आपको 5000 रुपया पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। आपको 5000 रुपया पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। क्लियर? मैक्सिमम 40 की उम्र तक भाग ले सकते हैं। हालांकि 2019 में पीएफआरडीए ने 40 की सीमा को बढ़ाकर 50 करने की सिफारिश की कि 50 कर दीजिए, कोई इसमें शामिल होना चाहता है तो शामिल हो जाएगा। उसका कंट्रीब्यूशन का राशि बढ़ा दीजिए, यानी वो 10 साल तक ही जमा करेगा। अगर 10 साल तक जमा करना चाहता है तो कंट्रीब्यूशन हम रेगुलर जमा तो करेगा, 200 रुपया जगह की जगह पर 400 रुपया पर मंथ जमा करेगा।
और वो 5,000 रुपया महीना प्राप्त कर सकता है। अब समझ में आ गया होगा इस योजना का उद्देश्य। इस योजना के तहत सरकार ने प्रयास किया कि जो कमिंग वृद्ध है उनका पेंशन का अपने से जुगाड़ हो जाए, उनको सरकार को 500,000 रुपया देने की जरूरत, वो अपनी कमाई में से ही जमा करके इतना कर ले उनका पेंशन मिलता रहे। और इसमें एक फायदा ये भी है बच्चा, एक फायदा ध्यान देने वाली है कि वो उनका पैसा फिक्स है, वो उनका पैसा फिक्स है जो उनके वारिस को मिलेगा। ये नहीं कि फिर सरकार वो पैसा रख लेगी। उनकी मृत्यु के बाद जो भी उनका उत्तराधिकारी होगा वो पैसा उनको दिया जाएगा, जो भी उनका उत्तराधिकारी होगा वो पैसा उनको दिया जाएगा। डन? क्लियर? अब चलो, मान लो मैं हूं और मैं 55 साल का हो गया, मैं 60 साल का हो गया, तो जो 60 साल पूरा कर चुके, 40 के बाद योजना का हिस्सा नहीं बन सकते हो अटल पेंशन योजना का, बट है कि अगर 50 साल में होता है, उम्र बढ़ जाती है, तो होना चाहिए कि 50 से 60 साल तक हम ज्यादा ईएमआई जमा करेंगे पर मंथ, ताकि 60 के बाद हमको पेंशन मिलना शुरू हो। मान लो जो 60 पार कर चुका है, अगर वो, उसका पेंशन व्यवस्था कैसा होगा? कुछ ऐसा है सिस्टम में, सरकार ने उसके लिए भी एक रास्ता निकाला, और उसके लिए रास्ता निकाला और उस योजना को नाम दिया 2017 में प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। ध्यान रहे, मैंने एक साथ दोनों को कंपेयर कर दूंगा तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। वय वंदना योजना, इसमें कहा गया कि यदि आपकी उम्र 60 प्लस हो चुकी है तो अब, और पेंशन का लाभ लेना चाहते हैं, तो अब आपको महीने महीने जमा करने की जरूरत नहीं है, कहीं से भी लाइए, ठीक है, और एक मुश्त आप पैसा जमा कर दीजिए और जमा करके छोड़ दीजिए बैंक में, सरकार के पास, और पर मंथ पेंशन लेते रहिए। पैसा आपका ज्यों का त्यों बड़ा रहेगा, वो पैसा आपका ज्यों का त्यों पड़ा रहेगा। अगर आप 1,000 पेंशन लेना चाहते हैं तो 1.5 लाख रुपया लाइए, बैंक में फिक्स कर दीजिए। इस योजना के तहत अगर आप 5,000 रुपया लेना चाहते हैं तो 7.5 लाख रुपया लाइए, 5 गुने 1.5, 1.5, 7.5 लाख रुपया आपके पास है, तो आप बैंक में फिक्स कीजिए और आप 5,000 रुपया महीना पाइए। सरकार ने इसको और बढ़ा दिया है कि आप 15 लाख रुपया फिक्स कीजिए और 10,000 रुपया महीना प्रति माह पेंशन प्राप्त कीजिए, प्रति माह पेंशन प्राप्त कीजिए, ठीक है। मतलब आपका पैसा और सरकार उस पर इंटरेस्ट देगी, और इंटरेस्ट से 10,000 रुपया महीना आपको मिलेगा। आपने 15 लाख दिया है, अब बाकी बैंक के बाकी एक जो पैसे आते हैं बैंक में फिक्स से, उससे ज्यादा थोड़ा मिलेगा। पहला फायदा इसका, क्योंकि आप कहोगे फिर हम बैंक में क्यों ना जाए, जमा कर दे, फिर स्कीम का क्या मतलब है, स्कीम करके सरकार बेवकूफ बना रही। नहीं, इसमें कुछ फायदे ये हैं। फायदा नंबर 1 कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट इस अमाउंट पर, अगर आप इस योजना के तहत, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के तहत आप पैसा अपना जमा करते हैं, तो उस पैसे पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा बच्चा, वो ज्यादा होगा। पहला पॉइंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा। दूसरा, वह पैसा सर्विस टैक्स और जीएसटी के दायरे से बाहर होगा, क्योंकि आप पेंशन के लिए ले रहे हैं, वृद्ध हो चुके हैं, ये सुविधा आपको दे दी गई। और जो भी आप जमा करने वाला व्यक्ति है, अगर 10 वर्ष के अंदर वो मर जाता है तो उसका सारा पैसा उसके नॉमिनी को लौटा दिया जाएगा। अगर जमा करने का 3 साल बाद अगर वो लोन लेना चाहता है तो 75% तक सरकार उसको लोन भी दे देगी, 75% तक सरकार उनको लोन भी दे देगी, ठीक है। और बीच में अगर वो ब्रेक करना चाहता है, अगर वापसी लेना चाहता है,
तो उसको तबीयत खराब होने, किसी बीमारी वगैरह में निकासी करना चाहता है समय से पहले, तो सरकार उसकी निकासी की व्यवस्था भी है, यानी सरकार उसके पैसे को वापस भी कर देगी। ठीक है, यानी पैसे वापसी का प्रोविजन। ये पैसा 10 साल तक के लिए है बच्चा, और 10 साल तक आपको सरकार इस पैसे पर पेंशन देती रहेगी। 10 साल तक सरकार आपको इस पैसे पर पेंशन देती रहेगी। क्लियर है? ये दो योजनाएं हैं, इस दोनों योजनाओं पर हम एक नजर डालते हैं। पहला योजना अटल पेंशन योजना। आप नीचे की तरफ एरो दीजिए और एरो देकर के लिखिए पीडीएफ नोट्स। ठीक है, इस योजना की शुरुआत भारत सरकार द्वारा 9 मई 2015 को की गई। इसका उद्देश्य है सामाजिक सुरक्षा एवं वित्तीय समावेशन के तहत प्रत्येक वर्ग को लाभ पहुंचाना, जिससे वृद्ध एवं कमजोर वर्ग को बीमारी, दुर्घटना एवं वृद्धावस्था में किसी प्रकार से आर्थिक कमी का एहसास न हो। उसके हाथ में पैसा रहे, और पैसा अगर हाथ में रहेगा तो बेचारा अपने को बहुत दीनहीन नहीं समझेगा। असंगठित क्षेत्र के लोगों या ऐसे लोगों जो इनकम टैक्स स्लैब से बाहर है और जिन्हें पेंशन का लाभ नहीं मिलता है, उनको इस पेंशन के दायरे में लाना इनका उद्देश्य है, पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य पेंशन के दायरे में लाना, इसके प्रमुख प्रावधान है 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर 1000 या 2000, 3000 या 4000 या 5000 रुपए तक के स्थायी पेंशन का अक्षय विकल्प। पहला प्रावधान, परमानेंट आपको पेंशन मिलता रहेगा। दूसरा, अंशदान की राशि व्यक्ति की उम्र के अनुसार होगी, यानी आपको बताया कि 18 साल की उम्र से यदि आप इसमें कंट्रीब्यूशन शुरू करते हैं तो राशि कम होगी, क्योंकि 18 और 20 38 साल तक करेंगे, 20 साल ही आपको करना है। 38 से लेके 60 साल तक, 22 साल तक वो पैसा तो सरकार के पास रहेगा ना, बैंक के पास रहेगा, उस पर भी ब्याज बढ़ रहा है, तो निश्चित तौर पे 18 साल में बहुत ही कम ईएमआई रहेगी। 30 साल में अगर ज्वाइन करते हो तो 30, 20, 50 साल तक आप जमा करोगे। 50 से 60, 10 साल वो पैसा सरकार के पास रहेगा, तो उसकी ईएमआई 18 वाले से ज्यादा होगी, लेकिन 40 वाले से कम होगी। यदि 40 साल की उम्र में आप शुरू करते हो तो 40 से 60 साल तक जमा करोगे, तो जब तक आप फाइनल इंस्टॉलमेंट जमा करोगे, तो फाइनल इंस्टॉलमेंट के बाद आपको पेंशन मिलना शुरू होगा। तो निश्चित तौर पर 40 की उम्र का व्यक्ति यदि कोई इसमें शामिल होता है तो फिर उसकी ईएमआई ज्यादा होगी 18 वाले से, 30 वाले से क्रमशः। अब है कि 50 साल की उम्र में अगर व्यवस्था होती है जमा करने की तो उसकी ईएमआई और ज्यादा होगी। इस तरीके से अंशदान की राशि व्यक्ति की उम्र के अनुसार। तीसरा है पेंशन की राशि तय करने का प्रावधान तथा अंशदान की राशि में परिवर्तन का अधिकार। पेंशन की राशि आप तय करोगे कि 1000 लेना चाहते हो, 2000, 3000, 4000, 5000, ये आपका अधिकार है, राइट। और जब चाहे तब इस अंशदान की राशि में परिवर्तन का भी अधिकार है, फ्लेक्सिबल है। आपने डिसाइड किया कि नहीं सर, हम 5000 वाला पेंशन स्कीम लेना चाहते हैं, और उसके हिसाब से आपने अंशदान करना शुरू कर दिया। आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ी गड़बड़ाई और मन किया कि नहीं हम 3000 वाला करना चाहते हैं, तो आप अंशदान कम कर सकते हो। आपने 2000 वाला लिया है, थोड़ा स्थिति ठीक हुआ, मन किया कि नहीं हम 5000 वाला लेना चाहते हैं, आप अंशदान बढ़ा दो, फ्लेक्सिबल। पेंशन की राशि तय करने का प्रावधान तथा अंशदान की राशि में परिवर्तन का अधिकार। चौथा कैरेक्टर है सरकार द्वारा 5 वर्षों तक अंशदान का 50% या अधिकतम 1000 रुपया तक का अंशदान सरकार 50% देगी, लेकिन अगर आप बढ़ा देते हो तो मैक्सिमम 1 साल में सरकार 1000 देगी। 1 साल में सरकार मैक्सिमम 1000 देगी। समझ में आ रहा मेरी बात? यानी सरकार की तरफ से 100 रुपया से लगभग 90 रुपया पर मंथ से ज्यादा कंट्रीब्यूशन सरकार नहीं करेगी, तो ज्यादा होता भी नहीं, 200 रुपया मैक्सिमम होता है। ठीक है। अंशदाता की मृत्यु पर उसके जीवन साथी को पेंशन पाने का अधिकार। इसकी एक और सुविधा है कि मृत्यु होने के बाद हमारी वाइफ ने लिया है तो हस्बैंड को यह पेंशन पाने का अधिकार होगा,
और जीवन साथी की मृत्यु के बाद नाम दर्ज नॉमिनी को अर्जित पैसा वापस हो जाएगा। जो पैसा आपने अंशदान किया है, जो जमा है, वो वापस हो जाएगा। इस राशि पर टैक्स बेनिफिट प्राप्त करने का अधिकार होगा और विशेष परिस्थितियों में एग्जिट का प्रावधान भी है। आप अपना राशि देकर बाहर निकल सकते हैं। डन। पात्रता। इस योजना में 18 से 40 वर्ष के सभी नागरिक जिनके पास बैंक खाता है शामिल हो सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 20 वर्ष तक अंशदान करना अनिवार्य होगा। अभी तक अटल योजना के तहत 3 करोड़ से ज्यादा ग्राहकों का नामांकन किया जा चुका है। तो 3 करोड़ आने वाले समय के जो वृद्ध है उनका पेंशन सेफ हो गया बच्चा। 2 करोड़ 49 लाख अभी हम लोगों ने पढ़ा इंदिरा पेंशन योजना या नेशनल पेंशन प्लान के तहत लाभ उनको मिल रहा है जो एकदम गरीब है। आने वाले समय में ये जो वृद्ध हैं होंगे 3 करोड़ और हो सकता है आने वाले समय में हो जाए तो 4-5 करोड़ लोगों को कम से कम वृद्धों को तो इसमें कर दिया जाएगा। बहुत सारे वृद्ध हैं जिनको जरूरत ही नहीं है, उनको प्रॉपर तरीके से 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख पेंशन मिलता है जो सरकारी नौकरी में है। तो एक अच्छा खासा वृद्धों की आर्थिक सशक्तिकरण के लिए ये योजना चल रही है। ज्यादा ग्राहकों का नामांकन किया जा चुका है। नोट 19/2/2019 को पीएफआरडी द्वारा अटल पेंशन योजना की अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष से बढ़ाकर 50 वर्ष करने की सिफारिश की गई है। ठीक है, अब अगला टॉपिक लिखो। इसके बारे में भी मैंने बता दिया है। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना नीचे की तरफ एरो दो, लिखो पीडीएफ नोट्स। पीडीएफ नोट्स, पीडीएफ नोट्स। मैंने प्रधानमंत्री वय वंदना के बारे में बता दिया है। 2017 में शुरू किया गया। जो अटल पेंशन योजना में नहीं शामिल हो सकते हैं, जो ऑलरेडी 60 के हो चुके हैं, इनकम टैक्स स्लैब से बाहर रहे, गरीब रहे, कमजोर रहे, वो किसी तरीके से 2-4-10 लाख रुपया उनके पास है, अगर वो चाहते हैं इस योजना में लेना तो इस योजना के पार्ट हो सकते हैं। कहोगे कि फिर वो क्यों नहीं बैंक में जमा करें, तो जो इनकम टैक्स जो कुछ बेनिफिट मिलता है वो बेनिफिट उसमें नहीं मिलेगा। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा ज्यादा होगा। ये सब फायदे। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, इस योजना की शुरुआत 4 मई 2017 को की गई। 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों हेतु यह एक केंद्र प्रायोजित पेंशन योजना है और जो एलआईसी के सहयोग से संचालित है। 4 मई 2017 से 3 मई 2018 तक ये उपलब्ध रहे। अब 31 मार्च 2023 तक इसको उपलब्ध कराया गया है और फिर इसको आगे भी फिर से एक्सटेंशन दे दिया गया है वर्तमान में। राइट, इसको बंद नहीं किया गया है। ये बीच बीच में आता रहा कि आप लोग जितना जल्दी हो सके पैसा लेकर के आइए, जमा कीजिए। 1.5 लाख, 5 लाख, 7.5 लाख, 15 लाख ऑप्शन दिया हुआ है। आइए, इतने तारीख से इतने तारीख तक ये योजना खुली रहेगी। एक साथ लोगों ने जमा कर दिया, फिर एक्सटेंशन बीच में दे दिया गया, फिर डेट बढ़ा दिया गया। इस तरीके से इसको बढ़ाया जा रहा है। इस योजना के अनुसार 1.5 लाख रुपए तक एक मुश्त निवेश करने पर या 7.5 लाख रुपए तक एक मुश्त निवेश करने पर प्रत्येक माह 1,000 या 5,000 रुपए पेंशन के रूप में प्राप्त करने का प्रावधान। अब अधिकतम निवेश राशि 15 लाख और अधिकतम पेंशन की प्राप्ति 10,000 रुपए प्रति माह कर दी गई है। डन। 10 वर्षों के लिए ब्याज 8% जो मासिक रूप से देय होगा। सर्विस टैक्स और जीएसटी के दायरे से यह बाहर होगा और निवेश करने वाले व्यक्ति की 10 वर्ष के अंदर मृत्यु हो जाने पर सारा पैसा नॉमिनी को प्राप्त किया जाएगा, नॉमिनी को दिया जाएगा। पॉलिसी के 3 वर्ष पूरे हो जाने पर खरीद मूल्य का 75% तक लोन लेने का प्रावधान भी इसमें है और पति पत्नी या स्वयं की गंभीर बीमारी के इलाज हेतु समय पूर्व निकासी का प्रावधान भी है और समय पूर्व निकासी पर योजना क्रय मूल्य का 98% राशि की वापसी का प्रावधान किया गया है। इस तरीके से 3 वृद्धावस्था पेंशन योजनाएं भारत सरकार वृद्धों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए चला रही है। एक नेशनल पेंशन प्लान या इंदिरा गांधी पेंशन स्कीम योजना, दूसरा अटल पेंशन योजना और तीसरा
प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, और आपने समझ लिया होगा, देख लिया होगा, इस तीनों योजना के तहत काफी हद तक वृद्धों को कवर किया गया उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए। इसके अलावा मैंने आपको पहले ही बता दिया कि उनके लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह बांटने का प्रावधान है, उसके लिए एक योजना ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही, चलाई जा रही है। और एक जो अम्ब्रेला योजना के तहत 2020 में योजना लाई गई, ये योजना हम लोग अभी तक देख लिए। अब अन्य योजनाएं या कार्यक्रम, एक हेडिंग डालो बच्चा, अन्य योजनाएं या कार्यक्रम, एक हेडिंग डाल दो। कर दिया। अन्य योजनाएं या कार्यक्रम नीचे की तरफ एरो दीजिए, ठीक है। लिखिए पीडीएफ नोट्स। पीडीएफ नोट्स, घबराइए मत, हम लोग एक बार होलिस्टिक देख लेते हैं। पीडीएफ नोट्स जहां मैंने लिखवाना है मैंने लिखवा दिया, पीडीएफ नोट्स देना है हमने नोट्स दे दिया, वो तुरंत आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम एरिया कवर हो। फिर पढ़ने के बाद वृद्धों के लिए हमारी सरकार क्या कर रही है, बच्चा कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, ये हमारा पर्पस है। इसलिए मैंने पहले भी कहा था कि दोनों को बैलेंस करके मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। पीडीएफ नोट्स आपने लिख दिया। कुछ और योजनाएं हैं जिनकी चर्चा एक एक दो दो लाइन में हमको करना है, ज्यादा नहीं। एक वृद्धजनों के लिए एकीकृत कार्यक्रम है। इसमें एनजीओ अगर कोई वृद्धों के कल्याणार्थ काम करता है, पहले भी मैंने बताया है कि हर मंत्रालय आज के डेट में एनजीओ के माध्यम से वेलफेयर का काम कर रही है। यहां भी ये एनजीओ के माध्यम से वेलफेयर के काम करने की योजना है कि यदि कोई एनजीओ वृद्धों के आवास के लिए कोई वृद्धाश्रम टाइप की चीजें बना रहा है और चला रहा है, वृद्धाश्रम चला रहा है, कोई एनजीओ वृद्धों के चिकित्सा सहायता के लिए काम कर रहा है, तो ऐसे एनजीओ को सरकार 90% तक केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराती है। क्लियर? यही है वृद्धजनों के लिए एकीकृत कार्यक्रम। दूसरा है वयोश्रेष्ठ सम्मान योजना। अगर कोई व्यक्ति या कोई एनजीओ वृद्धों के लिए काम करती है, वृद्धों के वेलफेयर के लिए काम करती है, तो सरकार उनको पुरस्कार देती है। एक प्रकार का मोटिवेशन है, एक प्रकार का प्रोत्साहन है कि आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, वृद्धों के लिए काम कर रहे हैं, तो आप करते रहिए। वयोश्रेष्ठ सम्मान योजना 2005 में शुरू किया गया। वृद्धजनों के हित में काम करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को पुरस्कृत कर देना, ठीक है। तीसरा है हमारा राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, ठीक है। ये भी एक छोटा छोटा स्कीम है। ये मानसिक रूप से जो अक्षम वृद्ध है, अस्वस्थ वृद्ध है, उनको सर्विसेज उपलब्ध कराया जाता है इस योजना के तहत। चौथा है अन्य कार्यक्रम। रेलवे में, एयरलाइंस में आदि में छूट दिया जाता है, आयकर में छूट मिलता है वृद्धों को, बैंक में 5% अधिक इनके लिए ब्याज की राशि तय की गई है, आदि जैसी सुविधाएं। अगर वृद्धों के नाम से बैंक में पैसा जमा करते हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा अन्यों की तुलना में ज्यादा होगा। यह है बच्चा वृद्धों के लिए चलाई जाने वाली अन्य योजनाएं, राइट। अब हम लोग आते हैं, एक बात बताइए आप, क्या हम लोग योजनागत प्रयास का, मेरे प्रश्न को ध्यान से सुनो, मेरे क्वेश्चन को ध्यान से सुनो, क्या हम लोगों ने योजनागत प्रयास का समीक्षा एवं सुझाव किया था? समीक्षा और सुझाव, वृद्धों के लिए जो योजनागत प्रयास, अलग अलग योजनाएं की गई है, उन योजनाओं का क्या हुआ, क्या नुकसान हुआ, उसका मूल्यांकन और सुझाव हम लोगों ने किया है।
उसका क्या मूल्यांकन और सुझाव हम लोगों ने किया है। मूल्यांकन और सुझाव हम लोगों ने किया है योजनागत प्रयास का, संवैधानिक और वैधानिक प्रयास का नहीं बच्चा, योजनागत प्रयास का मूल्यांकन और सुझाव हम लोगों ने किया है। क्योंकि कर लिया होगा तो रिपीट होगा। योजनागत प्रयास का मूल्यांकन और सुझाव हम लोगों ने किया है, नहीं किया है, नहीं किया है, नहीं किया है, तो नहीं किया है। तो अब लिखते हैं हम लोग, नीचे लंबा तीर का निशान दीजिए, नीचे लंबा तीर का निशान दीजिए। आपने दे दिया, ठीक है। और लिखिए मूल्यांकन एवं सुझाव, आपका हेडिंग होगा मूल्यांकन एवं सुझाव, मूल्यांकन एवं सुझाव, मूल्यांकन एवं सुझाव। मूल्यांकन एवं सुझाव। डन। योजनागत प्रयासों का मूल्यांकन हम कैसे लिखते हैं आपके दिमाग में है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। हम सबसे पहले उपलब्धियां दिखाएंगे और हम बताएंगे कि निश्चित तौर पर हमारी सरकार के द्वारा वृद्धों के कल्याणार्थ ढेर सारी विकास योजनाएं चलाई जा रही, उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए, उनके शारीरिक सशक्तिकरण के लिए, उनके सामाजिक सशक्तिकरण के लिए, उनके अकेलापन को दूर करने के लिए सरकार जो उपरोक्त योजनाएं चलाई गई या चलाई जा रही है, निश्चित तौर पर इससे इनका लाभ हुआ है, इनका आर्थिक सशक्तिकरण संभव हुआ है, इनको पेंशन मिला है, इनका शारीरिक सशक्तिकरण संभव हुआ है, डैश 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 उपलब्धियां, राइट। फिर कहेंगे फिर भी हम अपेक्षित लक्ष्य से दूर हैं, क्योंकि आज भी भारत का वृद्ध एक समस्याग्रस्त समुदाय है। और खास करके 1991 के बाद जैसे जैसे लोगों में महत्वाकांक्षा बढ़ी, लोगों में व्यक्तिवादिता बढ़ी, लोगों को अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए ही पैसे कम पड़ने लगे, हमारे समाज में वृद्ध उपेक्षित होते चले गए, उपेक्षित होते चले गए और धीरे धीरे उनकी समस्याएं बढ़ी है। क्यों बढ़ी है हमें लिखने की जरूरत नहीं है, बट हम ये जरूर लिखेंगे सुझाव, इसलिए जरूरत है कुछ सुझावों पर अमल करने की, ताकि वृद्धों के कल्याणार्थ उपरोक्त योजनाओं और कार्यक्रमों का मैक्सिमम आउटपुट प्राप्त किया जा सकता है और एक सामाजिक न्याय से युक्त भारतीय समाज की स्थापना की जा सकती है। डन। तो हम लोगों का हेडिंग है मूल्यांकन एवं सुझाव, ठीक है। मूल्यांकन एवं सुझाव, टॉपिक में कमी नहीं रहेगा बच्चा, सर कल लिखवाएगा, मैं लिखवाऊंगा, आप टेंशन मत लो। लेकिन बताओ एक ही टॉपिक 2 साल चलता रहे, ये भी उचित नहीं है। और मैं जब मैं यहां खड़ा होता हूं तो ये भी कहीं से भी उचित नहीं है कि मैं आपका स्किप कर जाऊं। आपको अच्छी तरह पता है कि जिन टॉपिक को मैं कवर करता हूं, मैं इसमें 2-4 छोड़ भी दूं तो आपको पता नहीं चलेगा बच्चा, ये तो सच्चाई है ना। आप 2 साल बाद आपको समझ में आएगा कि मैंने कहां से काट दिया, कहां से पीट दिया। बट यहां खड़ा होने के बाद जो अंतःकरण है वो स्वीकार नहीं करता है कि मैं आपको कट करूं, और समय सीमा में हमें आपकी कोचिंग को भी पूरा करना है, ठीक है। इसलिए एक मध्य मार्ग अपना करके मैं पढ़ाता हूं, जिसमें कि कुछ लिखवाना, कुछ पीडीएफ और हर तरह से हॉलिस्टिक रूप से पूरे टॉपिक को कवर कर दिया जाए और वहां ला करके आपको छोड़ा जाए, जहां से कि अब आपके जिम्मे है कि जो भी करंट की चीजें हैं आप उसमें अपडेट करते रहो, उसको पढ़ो, याद करो और लिखने के लेवल पर ले आओ। ये हमारी जिम्मेदारी है, आप उसके लिए चिंता मत करें, ठीक है। आप नीचे की तरफ एरो देकर लिखिए। निश्चित रूप से, निश्चित रूप से लिखना शुरू कीजिए। अति संवेदनशील वर्ग के रूप में वृद्धजनों के लिए, वृद्धजनों के लिए सरकार द्वारा या अन्य संगठनों द्वारा, या अन्य संगठनों द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों
एवं प्रयासों से उनकी स्थिति में सुधार हुआ है। उनकी स्थिति में सुधार हुआ है। सेमीकोलन। जैसे डैश ब्रैकेट में लिखो, उपलब्धियों की चर्चा करें। उपलब्धियों की चर्चा करें, ब्रैकेट बंद। उपलब्धियों की चर्चा करें। पहला चिन्ह बावजूद इसके, पहला चिन्ह करके लिखो, बावजूद इसके अभी भी हम अपेक्षित लक्ष्य से दूर हैं। अभी भी हम अपेक्षित लक्ष्य से दूर हैं। दूर है। कॉमा, विशेष रूप से 1991 के बाद, 1991 के बाद राज्य की कल्याणकारी भूमिका में कमी और भारत में विद्यमान जनसंख्या हेतु समुचित वित्त के अभाव के कारण, समुचित वित्त के अभाव के कारण डैश इस दिशा में किए गए कार्य अपर्याप्त रहे हैं। अपर्याप्त रहे हैं और अभी भी गांव तक इनका विस्तार नहीं हो पाया है। गांव तक इनका विस्तार नहीं हो पाया है। गांव तक इनका विस्तार नहीं हो पाया है। बीच से नीचे की तरफ एरो, बीच से आप नीचे की तरफ तीर का निशान दो, लिखो इसलिए जरूरत है कि कुछ सुझावों पर अमल, ये जरूरत है कि कुछ सुझावों पर अमल करके इनकी स्थिति को और सुदृढ़ किया जाए। कॉमा, जैसे डैश पहला सुझाव वृद्ध कल्याण हेतु, वृद्ध कल्याण हेतु वृद्धों की संख्या के अनुपात में, वृद्ध कल्याण हेतु वृद्धों की संख्या के अनुपात में वित्त को भी बढ़ाया जाए। वित्त को भी बढ़ाया जाए। दूसरा पॉइंट, वृद्धों के लिए कार्यक्रम निर्माण में, वृद्धों के लिए कार्यक्रम निर्माण में उनकी आवश्यकताओं एवं उनकी समस्याओं पर, उनकी आवश्यकताओं एवं उनकी समस्याओं पर समुचित रूप से विचार किया जाए।
उनकी आवश्यकताओं एवं समस्याओं पर समुचित रूप से विचार किया जाए। तीसरा सुझाव, विशेष रूप से नगरीय वृद्धों में, विशेष रूप से नगरीय वृद्धों में अलगाव, सामाजिक उपेक्षा, अलगाव, सामाजिक उपेक्षा, पीढ़ी का अंतराल आदि से उत्पन्न तनाव एवं कुंठा की समस्या, तनाव एवं कुंठा की समस्या और उनमें व्याप्त हीन भावना की समस्या पर विशेष ध्यान दिया जाए। हीन भावना की समस्या पर विशेष ध्यान दिया जाए। चौथा सुझाव, हेतु विद्यमान कार्यक्रमों को, वृद्धों हेतु विद्यमान कार्यक्रमों को दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ तथा भ्रष्टाचार मुक्त तरीके से लागू किया जाए। भ्रष्टाचार मुक्त तरीके से लागू किया जाए और इस कार्य में लगे अधिकारियों एवं कर्मचारियों को संवेदनशील बनाया जाए। संवेदनशील बनाया जाए। छठा पॉइंट, हमने दो को एक में जोड़ दिया बच्चा, पांचवा पॉइंट कर दो और छठा, इस कार्य हेतु एनजीओ एवं युवाओं, एनजीओ सॉरी, इस कार्य हेतु एनजीओ युवाओं एवं मीडिया आदि को अग्रणी भूमिका निभाने हेतु प्रोत्साहित किया जाए। अग्रणी भूमिका निभाने हेतु प्रोत्साहित किया जाए। और लास्ट पॉइंट, इन योजनाओं के बारे में, इन योजनाओं के बारे में समुचित प्रचार प्रसार, इन योजनाओं, खाली बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का प्रचार करने से नहीं होगा बच्चा, इन योजनाओं के भी प्रचार प्रसार की जरूरत है। इन योजनाओं के बारे में समुचित प्रचार प्रसार द्वारा वृद्धों एवं उनके संरक्षकों को, वृद्धों एवं उनके संरक्षकों को इनका लाभ लेने हेतु प्रेरित किया जाए। इनका लाभ लेने हेतु प्रेरित किया जाए।
डन। आज वृद्ध समाप्त हो गया। ठीक है, एक टॉपिक कमजोर वर्ग। कल से हम लोग बच्चे या चाइल्ड को पढ़ना शुरू करेंगे। बच्चा, योजनागत प्रयास का पीडीएफ हमें देना है, राइट? योजनागत प्रयास का पीडीएफ हमें देना है। मैं कुछ प्रश्न आपसे पूछता हूं, उसका जवाब दे दीजिए। प्रश्न मैं आपसे कुछ पूछता हूं, उसका जवाब आप देते जाइए। नीतिगत प्रयास, वृद्धों के लिए पॉलिसी मैंने लिखवा दिया था, यस नो? वृद्धों के लिए पॉलिसी मैंने लिखवा दिया था, यस नो? वृद्धों के लिए पॉलिसी मैंने लिखवा दिया था, यस नो? लिखवा दिया था, यस सर। दो 2007 का सीनियर सिटीजनशिप एक्ट लिखवा दिया था, क्योंकि जो नहीं लिखवाया हूं मैं उसका पीडीएफ दूंगा। तो वृद्धों के लिए पॉलिसी की पीडीएफ देने की जरूरत नहीं है। सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 2007 मैंने लिखवाया था, यस एंड नो? मैंने लिखवाया था, यस एंड नो? सीनियर सिटीजनशिप एक्ट 2007 2007 मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007 लिखवाया था। आप जवाब दो, यस नो? आपका नहीं आ रहा चैट, आपका नहीं आ रहा बच्चा मेरे सामने। यस, लिखवा दिया था। लिखवा दिया था। अब आपके सामने एक और है, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, पीएफआरडीए 2013 लिखवा दिया था, यस और नो? सेकेंड क्वेश्चन, लिखवा दिया था, यस एंड नो? आप लिखो पीएफआरडीए एस, आप लिखो पीएफआरडीए यस। 2007 और 2019 दोनों लिखवा दिया था, राइट? तो आपने लिख दिया पीएफआरडीए यस। अगर आप लिखते हो तो एक बच्चा लिख देगा, मैं समझ जाऊंगा। पीएफआरडीए यस, पीएफआरडीए नो, पीएफआरडीए नो, पीएफआरडीए नो, पीएफआरडीए नो। 2007 एक्ट और 2019 एक्ट। 2019 यस और नो? एक बच्चे ने कहा 2000 पीएफआरडीए नो, पीएफआरडीए नो। पीडीएफ देना था, पीएफआरडीए पीडीएफ देना था। ओके, 2019 यस और नो आपके सामने स्क्रीन पर है। 2019 यस आ गया बच्चों का। 2019 यस, डन। और नेशनल पॉलिसी मैंने लिखवा ही दिया था, पॉलिसी मैंने लिखवा दिया था। तो पीएफआरडीए का उधर देना है, 2007 2019 का लिखवा दिया हूं।
और फिर योजनागत प्रयास का आपको देना है पीडीएफ। ओके, चलिए आज के क्लास का, आज और पिछले क्लास का पीडीएफ आपको आज मिल जाएगा या कल तक मिल जाएगा। और कल से हम लोग चाइल्ड शुरू करेंगे। चाइल्ड लास्ट है और चाइल्ड करने के बाद फिर हम एजुकेशन और हेल्थ पे आ जाएंगे बच्चा। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अगेन। हैप्पी मकर संक्रांति, हैप्पी मकर संक्रांति। आपसे मिलते हैं हम लोग कल 12:30 बजे। और जो बच्चे आज के वर्कशॉप में ऑप्शनल के वर्कशॉप में आना चाहते हैं, अगेन वेलकम इन 5:30 PM आज शाम को 5:30 बजे। थैंक यू।